गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 6 क्लास 11 अंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में बहुत कुछ डिफरेंट होने जा रहा है, जिसमें आपके पास आपकी प्रतियोगी परीक्षा, आपकी आरबीएसई, सीबीएसई बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, जिनको आपके बुक में भी दिया गया है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए, तथा साथ के साथ जो न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए और जो ट्रिक आपको दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, उसको साथ में साथ लिखिए, ताकि भविष्य में आपको उन चीजों की जरूरत रहे तो तुरंत आप उन चीजों को देखकर क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सके। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो लेसन नंबर 6 आंकिक प्रश्न, लेसन 6 आंकिक प्रश्न अपने पास है। आज के आंकिक प्रश्न जिसका पार्ट 1 आज अपने पास है, आंकिक प्रश्न का पार्ट फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आज के हमारे पहले सवाल में स्टूडेंट्स बोला गया है कि किसी वस्तु पर किसी बल के द्वारा कार्य का चिन्ह बताना है आपको, जिसके लिए आपको बोला गया है कि कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक। जिसके कुछ केस आपको दे रखे हैं इसमें। नंबर 1 सवाल है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने के लिए किया गया कार्य। पहले सवाल का पहला भाग देखिए, एक नॉर्मल चित्र देखते हैं कि आपने क्या किया। ये जो रस्सी है, ये बाल्टी है, जैसे सपोज आप इसको बाहर निकाल रहे हैं, बाल्टी भी ऊपर आ रही है। यहां थीटा इज इक्वल आपको बनता है कितना, 0 डिग्री। तो कार्य W बराबर अपन जानते हैं F सदिश डॉट एस होता है, जिसको आप लिख सकते हैं F एस कोस थीटा। यहां आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और आप जानते हैं कोस 0 का मान 1 होता है। अतः आपको बनेगा W बराबर होगा F एस। तो आपके पास W कैसा हुआ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव बना। मतलब कि इस परिस्थिति में जो कार्य आपके द्वारा हुआ वो कैसा हुआ, कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए इसका सवाल नंबर 2 लेते हैं अपन, जिसमें बोला गया है उपरोक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। देखिए अब अपने पास ये जो वस्तु है, इसको तो आप ऊपर खींच रहे हैं, गुरुत्वीय बल इसको नीचे ले जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का है। ठीक, तो इस स्थिति में यहां आपके पास बनता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और आप जानते हैं कोस 180 डिग्री बराबर होता है माइनस का 1। अतः आपको बनेगा W बराबर होगा माइनस के F एस। तो आपके पास आपका आंसर बना माइनस के कार्य होगा, अर्थात कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये चीज, इतना कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन से। अगला सवाल आपको बोलता है, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य। आनत तल, ये देखो तल, आनत तल होता है रिसकनी, लेकिन ये खुरदरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पर देखिए घर्षण बल आपके पास बनता है इस दिशा में और ये वस्तु जाती है इस दिशा में। जैसा कि आप आसानी से समझ पा रहे हो, यहां एंगल आपके पास थीटा इज इक्वल बनता है 180 डिग्री का, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप जानते हैं कोस 180 डिग्री बराबर होता है माइनस का 1। अतः कार्य W बराबर होगा कैसा, नेगेटिव। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, पहले भाग का क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला गया है, खुरदरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा कार्य। देखो एक समान वेग इसने बोला है किसी वस्तु पर, यह एक समान वेग है
वेग जो बना हुआ है वो बल की दिशा में है, अर्थात थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। तो आपके पास W बराबर होगा एफ एस कोस 0 डिग्री। तो आपके पास बनेगा W बराबर एफ एस। अतः आपके पास W कैसा होगा, पॉजिटिव बनेगा, कार्य कैसा होगा आपके पास, पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका, जिसमें आपको बोला गया है किसी दोलयमान लोलक को विराम अवस्था में लाने के लिए प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य। देखो लोलक क्या होता है, लोलक होता है कि एक डोरी को एक सिरे को तो आपने छत से बांध दिया और दूसरे सिरे पर कोई धातु की गोलाकार गेंद को आपने लगा दिया, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। जब आपने इसको गतिमान किया, जैसे ये इधर गया, ठीक है, ये सपोज यहां आया आपके पास, ये अब आपने इसको छोड़ दिया तो ये तो आ रहा है इस ओर, ठीक है, और हवा जा रही है इस ओर, हवा है ये, हवा की दिशा मान लीजिए, ये लोलक की दिशा है, ये पेंडुलम की दिशा, जिसको पेंडुलम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहां स्टूडेंट्स आपके पास थीटा इज इक्वल टू बनता है 180 डिग्री। तो अपन जानते हैं कोस 180 डिग्री बराबर होता है माइनस का a। अतः आपके पास W बराबर होगा माइनस के एफ एस, तो W बराबर होगा नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अपन ने यहां पर देखा कि जब आपके पास दोनों बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य पॉजिटिव बनता है। जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य नेगेटिव बनेगा। घर्षण बल के विरुद्ध वर्ण आ गया तो तुरंत समझ जाओ नेगेटिव वर्ण होगा आपका, ये नेगेटिव कार्य होगा। और यहां एक समान वेग से उसी दिशा में कार्य है, उसी दिशा से मतलब हो गया दिशा का समान होना। दिशा समान होने का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कार्य आपके पास बनेगा पॉजिटिव। और किसी विरोध में किया गया कार्य वो ऑलरेडी 180 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पांचों सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। जल्दी से इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोलता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो आरंभ में विराम अवस्था में है। एम बराबर दे रखा है आपको 2 किलोग्राम, विराम अवस्था में है मतलब कि यू बराबर आपको बोला गया है 0। ये कहता है 7 न्यूटन के क्षैतिज बल के प्रभाव में एक मेज पर गतिमान है। एफ बराबर आपको दे रखा है कितना, 7 न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक म्यू के बराबर आपको दे रखा है 0.1। ठीक है ना, घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है ना। तो निम्नलिखित बातों का आपको ज्ञात करना है। पहला सवाल है लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। जैसा कि अपन जानते हैं कार्य जो होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास 2 तरह के बल क्रियाशील है, एक तो सामान्य बल है और एक घर्षण बल है। तो नेट बल क्या होगा, पहले नेट बल निकालो आप, फिर कार्य निकालने के लिए आपको चाहिए विस्थापन जो इसने नहीं दे रखा। फिर हम बल निकालकर विस्थापन निकालेंगे न्यूटन के गति के नियमों का उपयोग करके, तब जाके आपके पास आएगा कार्य बल इंटू विस्थापन। तो सबसे पहले तो नेट बल निकालते हैं अपन, तो अपन ये कहेंगे घर्षण बल की उपस्थिति में, घर्षण बल की उपस्थिति में नेट बल क्या बनेगा आपका, इसको मैंने नाम देता हूं एफ डैश बराबर होगा एफ माइनस स्मॉल एफ। एफ घर्षण बल का मान आप जानते हैं म्यू आर होता है और हम जानते हैं कि आर बराबर होता है mg। ठीक है, तो आपके पास बनेगा एफ डैश बराबर होगा, एफ का मान आपके पास है 7 माइनस म्यू का मान दे रखा है 0.1, आर का मान आपके पास है mg। वैल्यू रखो इसमें 7 माइनस 0.1 इंटू एम का मान है 2
इंटू जी का मान है 9.8। तो एफ डैश बराबर आप इसको हल करेंगे तो लगभग आपको ये वैल्यू आती है, कितनी आती है आपके पास, लगभग 5.04 न्यूटन। स्टूडेंट्स एक बार कैलकुलेशन को चेक अवश्य कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो तो आप उसी के अंदाज में जो आपका आंसर है ना उसी को फॉरवर्ड करते हुए कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये तो आपने बल निकाला, अब अपन निकालते हैं विस्थापन। तो हमने कहा गति की सेकंड समीकरण से क्या बनती है अपने पास, समीकरण से एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब समस्या क्या है, एक तो अपने पास अपने को दूरी चाहिए जो इससे आ जाएगी, लेकिन अपने पास ए नहीं है और अपने पास टी भी नहीं है। तो पहले तो अपन क्या करें, ए निकालेंगे, तब जाके ही अपने को इस समीकरण का अपन उपयोग करेंगे और यहां दूरी का मान अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन अपने से बोला गया है इसमें एफ डैश, इसी से निकाल लेते हैं अपन, चूंकि एफ डैश बराबर होगा एम ए बराबर 5.04, तो ए बराबर आपके पास हो जाता है एफ डैश अपॉन एम, क्लियर है, 5.04 बटे 2। तो ए का मान आपको मिलेगा कितना, ए बराबर हो जाएगा, ए का मान आप निकालोगे तो 2, ठीक है ना, 0.52 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप गति की इस समीकरण में मान रखेंगे, एस बराबर यू का मान 0 तो ये पद 0 ही रहेगा, प्लस हाफ ए का मान आपके पास आया है 2.52, टी का मान 10 सेकंड में आपको ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 2 बार लिख दिया। एस बराबर जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये 252 बन जाता है बटे 2, तो आपके पास बनता है 126 मीटर। ये आपके पास स्टूडेंट्स आती है दूरी। अब पहला सवाल इसका क्या कहता है आपको कि लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य, मतलब कि F बराबर 7 न्यूटन की उपस्थिति में कार्य आपको निकालना है। बल उपस्थिति में कार्य कितना बनेगा, W बराबर बल और इंटू विस्थापन। बल F का मान है 7, 126 मल्टीप्लाई करोगे तो W बराबर आपको प्राप्त होगा 7 × 42 के 2 हासिल के 4, 14 और 4 18 के 8 हासिल के 1 7 और 1 8, ये आता है आपके पास W बराबर 882 जूल। सवाल नंबर 2 आपके पास है घर्षण बल F, ये तो कैपिटल F था आपके पास, घर्षण बल F जो कि आपके पास बनता है म्यू आर के रूप में, द्वारा कार्य आपको निकालना है। अब तो कार्य कितना होगा इसके द्वारा, देखिए W बराबर घर्षण बल में माइनस का चिन्ह आता है F और आपने लगा दिया S, ये गति घर्षण बल है, के लिख दिया मैंने शॉर्ट में पहचानने के लिए, माइनस एम जी और यहां होगा म्यू। मैंने एम जी क्यों लिखा इसको मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं आपको पूरी कंडीशन। आपके पास एक घर्षण बल F इक्वल टू म्यू आर, तो माइनस के F और दूरी हो गई S, ठीक है, माइनस F का मान रखा म्यू आर और S, और आप जानते हैं R बराबर होता है mg, ठीक है ना। तो आपके पास बनेगा W बराबर होगा माइनस म्यू एम जी और S, चलिए वैल्यू रखो होगा माइनस 0.1 इंटू एम का मान है 2, जी का मान है 9.8 इंटू एस का मान आपने निकाला 126। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये वैल्यू बनती है, कितनी बनेगी, लगभग आपके पास बनेगी 246.96 जूल। स्टूडेंट्स एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है जिसमें आपको बोला गया है वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य, कुल बल हो गया ये वाला, ठीक है ना। कुल बल मतलब कि अपने नाम दे दिया F डैश द्वारा
किया गया कार्य कितना होगा, वही W बराबर एफ डैश इंटू एस। एफ डैश का मान आपके पास है 5.04 इंटू दूरी मतलब विस्थापन 126। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू बनती है 635, लगभग 635.04 जूल के रूप में। ठीक है, और अंतिम सवाल है आपके पास इसका भाग नंबर 4, वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा। गतिज ऊर्जा तो अपन जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, W बराबर होता है एफ डैश। तो आपके पास इस परिस्थिति में किया गया कार्य भी कितना होगा, W बराबर एफ डैश बराबर होगा 635.04 जूल। यह आपका आंसर बनेगा। देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी डबल बात आती है, सर आपने ऐसा ही क्यों किया, आप चाहते तो इसको भी बराबर कर सकते थे, इसको बराबर कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स कंडीशन ये है कि नेट बल, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय में गतिज ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर हमारे पास नेट बल की उपस्थिति में किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और नेट बल बनता है आपका एफ डैश वाला, जिसकी परिस्थिति में कार्य था 635.04। तो यही कार्य आपके पास गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप सोचते हो क्वेश्चन नंबर 3 अपना सर छूट गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ा है आपको, क्योंकि वह सवाल ग्राफ से संबंधित है, जिसको आप अपनी बुक में स्व विवेक के आधार पे आप उस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में हमने उससे रिलेटेड काफी कुछ आपको लिखाया है। आप स्केल का यूज करें, पैमाने का यूज करते हुए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन आप उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है कि एक सरल रेखीय आवर्त गति करते हुए कण का स्थितिज ऊर्जा फलन आपको दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा फलन U x बराबर आपके पास है हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग नियतांक है, हमने पढ़ा भी था थ्योरी में, और इसके लिए आपको इसने के का मान दे रखा है। के बराबर है 0.5 न्यूटन प्रति मीटर के रूप में। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक ग्राफ आपको दिया गया है जहां x बराबर -2, x बराबर +2 आपके पास है। तो ऐसी स्थिति में कुल ऊर्जा E बराबर आपको दे रखी है कितनी, 1 जूल। ठीक है, तो आपको x बराबर +-2 पर पहुंचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको विभव बताना है। विभव मतलब आपको वो स्थिति बतानी है, x बराबर +-2 की स्थिति को आपको प्राप्त करके दिखाना है। क्या यह स्थिति जो बनी हुई है स्थितिज ऊर्जा की, क्या यह पर्याप्त है जब कुल ऊर्जा का मान 1 जूल होगा। 1 जूल कुल ऊर्जा की स्थिति में यह पेंडुलम आपके पास स्थितिज ऊर्जा की x बराबर +2 और -2 स्थिति को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि आपको अपने आंसर में x का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका मान +-2 आना चाहिए। यदि ऐसा आ जाता है तो ये ऊर्जा पर्याप्त है, और नहीं आता है तो इसका मतलब है ये ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कुल ऊर्जा E बराबर होती है K + U। K के रूप में आपको वैल्यू दे रखी है 0 प्लस U के रूप में आपके पास वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। E का मान आपके पास है 1 बराबर हो जाता है 1/2। K का मान आपके पास है 0.5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। 2 का डिवाइड होता है इसमें, आपके पास बनता है 1 बराबर होगा, या एक काम करिए 2 का क्रॉस गुणा कर दो आप इसमें, तो 2 और बटे ये हो जाएगा 0.5 बराबर कितना एक्स स्क्वायर। पॉइंट डालो, ऊपर आपके पास बन जाता है कितना एक्स स्क्वायर बराबर 20/5। तो x बराबर आपको आता है +-2। ये लीजिए आपका आंसर आ गया।
सवाल बहुत ईजी है, केवल थोड़ा लॉजिकल बातें हैं जो आपको ध्यान देनी थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका बनता है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, जल्दी से इसको कॉपी में नोट करिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल है जो हमने हमारी वीडियो में आपको पहले सबके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उन क्वेश्चनों के जवाब अपने स्वविवेक के आधार पर दे सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। डिस्कशन चलती रहे तो काफी लंबी वीडियो आपके पास मिल जाती है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लेसन और क्वेश्चन नंबर आप लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपना एक थ्योरेटिकल न होकर न्यूमेरिकली क्वेश्चन है। क्योंकि मैं न्यूमेरिकली क्वेश्चन को ज्यादा रेफरेंस, क्योंकि अपनी जो वीडियो है वो नीट IIT के लेवल को ज्यादा है, वहां आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतने नहीं होते, और होते भी हैं तो एक नॉर्मल मेंटेलिटी पर होते हैं, जो आप उसको आसानी से देख कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोई पिंड विराम अवस्था में है, कोई पिंड विराम अवस्था में है, मतलब कि u बराबर 0 आपको दे रखा है। ठीक है ना, या अगर अचर त्वरण से 1v में गति करता है और किसी समय t पर दी गई शक्ति समानुपाती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं। पहला तो आपके पास है t की पावर हाफ, दूसरा आपके पास है t, तीसरा आपके पास है t की घात 3/2, और चौथा आपके पास है t स्क्वायर। मतलब आपको ये बताना है शक्ति p का जो मान होगा ना, वो इनमें से किसके समानुपाती बनेगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, आंसर देखिए इसका। अच्छा सवाल है, लेकिन हम जानते हैं, मैंने आपको वीडियो बनाते वक्त बोला था कि P बराबर Fp, ये बहुत डिफरेंट फॉर्मूला होता है, बहुत डिफरेंट फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को P बराबर VI याद रहता है, विद्युत शक्ति। Fv बहुत कम याद रहता है, इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ये भी एक फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर बल इंटू वेग। चलिए हम जानते हैं बल F बराबर होता है ma। अपने को इसको t की फॉर्म में लाना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। वो v बराबर अपन जानते हैं, v बराबर होता है u प्लस at। आ गया इसमें t। चलो अब v, चूंकि u का मान 0 है, इसलिए मेरे द्वारा ये समीकरण ली गई है। चूंकि u बराबर 0, तो आपके पास बन जाएगा v बराबर at। हमने 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया। ठीक है ना, समीकरण 1, 2 व 3 से आपको क्या मिलेगा? देखो, P बराबर होगा, F का मान रखा ma, V का मान रखा at, आपको बनेगा ma स्क्वायर और t। अब देखिए इसने कहा है कि त्वरण नियत है, यह नियत, तो P डिपेंड करता है किस पर? T पर, और T की घात कितनी आ रही है? 1। तो आपका आंसर इनमें से कौन सा बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बनेगा। देखिए कितना इजी सवाल है ये। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये सवाल है, जल्दी से इसको लिखिए। फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेटेड बनता है। क्या कहता है ये आपको कि एक पिंड है जो अचल शक्ति, अब देखो P आपको इसने कह दिया कांस्टेंट है साहब अपने पास, है ना, और से एक ही दिशा में गतिमान होता है। इसका T पर जो कि मैंने मान लिखा है, आपको अब विस्थापन के साथ रिलेशन बताना है। अभी आपने शक्ति का समय के साथ संबंध बताया था, अब आपको विस्थापन को समय t के साथ रिलेटेड करना है ना, p को भी हटाते हुए लेना है यहां से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या बनता है? चूंकि हम जानते हैं p बराबर Fv, अभी अपन ने पढ़ा है F बराबर होता है ma। कण प्रारंभिक अवस्था में है, वापिस से आपने at लिख दिया, तो p बराबर आपको बनता है ma स्क्वायर और t।
ठीक है, ये तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, वही फॉर्मूला है। अब आप सोचते हैं कि सर टी आ तो गया, संबंधित कर दो इससे, नहीं, आपको विस्थापन से संबंधित करना है इसको, ठीक है ना। पी नियत है, ये ऑलरेडी नियत, तो टी को किससे संबंधित होगी, कोई राशि नहीं है संबंधित करने के लिए आपके पास। तो स्टूडेंट्स यहां से हम इसमें से ए का मान निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर पी अपॉन एम, और टी अपने पास बनता है, तो ए बराबर अपन लिख सकते हैं अंडर रूट पी एम अपॉन टी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है इसका स्टूडेंट्स कारण क्या बनेगा बताएं आप, जल्दी सोचिए। गति के समीकरण में कौन सी समीकरण है जो समय और विस्थापन से संबंधित होती है? पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, विस्थापन नहीं आता। समीकरण नंबर 3 देखो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, विस्थापन आता है लेकिन समय नहीं आता। समीकरण नंबर 2 जो आपके पास बनती है उसमें गति की सेकेंड समीकरण से आपके पास होता है s बराबर ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर। देखिए सब है यहां पे अवेलेबल, s जो कि आपको चाहिए, t जिसके साथ आपको संबंध बताना है, u बराबर चूंकि 0 है, और a का मान आपने निकाल लिया है, a बराबर अंडर रूट p बटे एम टी, अतः आपको मिलेगा s बराबर, ये वैल्यू 0 हो ही गई तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/2, a का मान लिखा अंडर रूट p बटे एम और t, और यहां आपके पास होता है टी स्क्वायर। अब देखो सुनो ध्यान से, स्टेप से बता रहा हूं मैं आपको, 1/2 अंडर रूट का मतलब है तो ऊपर आपने अंडर रूट p लिख दिया, बटे नीचे इसको भी फैक्टर में डिवाइड कर दो आप, अंडर रूट एम और ये अंडर रूट टी, ऊपर टी स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ठीक है ना, ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हो गया आप इसके यदि अंडर रूट लिखना चाहें तो आप यूं लिख सकते हो इसको, अंडर रूट 2t इंटू अंडर रूट टी होता है, लेकिन टी स्क्वायर चाहिए तो आपने इसको 4 बार इस तरह से लिख दिया, बटे में आपके अंडर रूट टी बनता है, एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास टी की घात कितनी हुई 3/2, क्योंकि एक तो पूरा ही हो गया टी और आधी घात ये, मतलब कि 1.5 हो गया आपके पास, और 1.5 को लिखा जा सकता है 2 और 1 3, ठीक है ना, 3/2 के रूप में। तो आपके पास 1/2 कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, m द्रव्यमान जो कि कांस्टेंट होता है, तो आपके पास s प्रोपोर्शनल होगा t की घात 3/2, ये आपका आंसर बनता है। अब जल्दी जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट बनेगा। चलिए जल्दी से लिखो इसको। चलिए स्टूडेंट्स अब लेते हैं अपन अपना अगला सवाल जल्दी से, क्वेश्चन नंबर जो अपना बनता है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लेता हूं। आपको बोला गया है कि एक वस्तु पर नियत बल लगता है और यह बल जो है z अक्ष के अनुदिश कार्य करता है, और इस बल का जो मान है वो F बराबर आपको दे रखा है, F सदिश बराबर है माइनस के आई केप प्लस के 2j केप प्लस के 3k केप, और ये वैल्यू आपके पास है किसमें? न्यूटन में। किसमें है स्टूडेंट्स? न्यूटन में आपको दे रखी है। वस्तु z अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दिशा में विस्थापित होती है, तो सीधा सा बना लीजिए आप, s मतलब कि 4 मीटर आपके पास है, और z अक्ष के अनुदिश है, z अक्ष का एकांक सदिश होता है k के, ये मीटर में है आपके पास, ठीक है। तो आपको बताना है बल द्वारा कार्य कितना होगा। बहुत ही इजी सवाल है, तो W बराबर हो जाता है F सदिश डॉट S सदिश। F का मान आपके पास है माइनस के आई केप प्लस के 2j केप प्लस के 3k केप, और इंटू आपके पास बनता है 4k केप। अब जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो में हमने बताया भी आपको कि डॉट अदिश गुणा को दर्शाता है, और अदिश गुणा में आप सेम यूनिट वेक्टर को, एकांक सदिश को समान से गुणा करो, ठीक है ना, जिससे
आपके टाइम बचेगा। जैसे अपने कहा आई कैप इसमें नहीं है मतलब कि ये 0, जे कैप इसमें नहीं है मतलब कि 0, के कैप इसमें है तो आपके पास होता है 4 किया 12 के कैप डॉट के कैप, और हमारे पास के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है अदिश गुणा में लेके, इसलिए W बराबर बनेगा 12 जूल। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, 12 जूल आपका आंसर बनता है। इस तरह से ये तो है क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 12 एक मजेदार थोड़ा बड़ा सवाल भी है। देखिए बोला गया है कि किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं जिनका संसूचन होता है। संसूचन का मतलब है उनकी पहचान करना, संसूचन को हम कहते हैं पहचान करना, ठीक है। जिसमें पहले कण मतलब कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। के ई इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं अपन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। चलिए, और दूसरे कण की मतलब कि जो प्रोटॉन है केपी, उसकी गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे कहता है यह कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कण तीव्र गति से गतिमान होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और इनकी चालों का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए कुछ राशियां इसमें आपको दी गई है, जिसमें मैं इधर देता हूं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, ठीक है ना। और इसने 9.11 दे रखा है। स्टूडेंट जो दिया गया होता है ना वही लेना पड़ता है, और यदि आपको नहीं दिया गया होता है ना तो आप सुविधा के लिए 9.1 ले सकते हो, दशमलव के बाद एक राशि लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए इसके 1.67 दे रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी मान इसने आपको दे रखा है, जिसका मान इसने दिया है 1.60 इंटू 10 की घात माइनस के 19 जूल, ठीक है। यदि आपको इनकी नीड रहे तो आप इसको ले सकते हैं काम में। चलिए पहले तो अपन इसको थोड़ा स्टेप को चेंज करते हैं, जूल में लेके आते हैं। 10 किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा कि आपको दिया गया है 1.60 इंटू 10 की घात माइनस 19। अब ये पूरी राशि जो आपके पास है ये बदल गई किसमें, जूल में। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए होगा 100 इंटू 10 की घात 3 इंटू 1.60 इंटू 10 की घात माइनस के 19 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम दोनों कणों की अलग अलग गतिज निकालते हुए वेग ज्ञात करेंगे। गतिज हमने दे रखी है, और इस गतिज ऊर्जा के द्वारा ही वेग ज्ञात करेंगे, तभी तो हम बताएंगे। जिसका वेग ज्यादा होगा आपका पहला आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा देखिए, हम जानते हैं के ई बराबर होता है 1/2 mv², इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यूएशन बनेगी कितनी, v² इक्वल टू 2ke, क्रॉस गुणा कर दिया मैंने, और बटे कितना m, ठीक है। तो ve बराबर आपको बनेगा √2, के ई का मान आपके पास है कितना 10 इंटू 10 की घात 3 इंटू 1.60 इंटू 10 की घात माइनस के 19 बटे m, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है स्टूडेंट्स अपने पास कितना है 9.11 इंटू 10 की घात माइनस के 31। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो Ve बराबर आपको मिलेगा, जल्दी से इसको सोल्व करिए, मैं भी सोल्व करता हूं इसको। जब तक Ve मेरे पास बनता है 59.3 इंटू 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो हमने कैलकुलेट किया है इसको। ये अपना एक पहला आंसर आता है इलेक्ट्रॉन के वेग के रूप में। किसके वेग के रूप में, इलेक्ट्रॉन के वेग के रूप में अपने को प्राप्त होता है। 10 की घात 6 बनेगा स्टूडेंट्स, ये है ना। चलिए अब आते हैं पर प्रोटॉन के लिए।
प्रोटॉन के लिए क्या होगा, देखिए Kp बराबर होगा हाफ mp vp स्क्वायर, तो vp स्क्वायर बराबर होगा 2 Kp अपॉन mp। ठीक है, तो आपके पास बनेगा कितना, vp बराबर हो जाता है अंडर रूट 2 Kp अपॉन mp, वैल्यू रख दो आप उसमें जल्दी से। 2 Kp का मान कितना है 100 इंटू 10 की घात 3 इंटू 1.60 इंटू 10 की घात -19 बटे mp आपको दे रखा है 1.67 इंटू 10 की घात -27। आप इसको सोल्व करते हैं, जल्दी से सोल्व करिए, मैं भी सोल्व करता हूं। कितना आता है आपके पास, सोल्व में बनता है यह 4.38 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास आता है प्रोटॉन का वेग। ठीक है ना, ये दोनों वेग आपने निकाले। अब आप खुद गेज करो कि कौन बड़ा होगा इसमें। देखो 10 की घात 6 10 की घात 6 दोनों के पास है, तो हमें कैलकुलेट करना रहा केवल इससे और इससे कंपेरिजन करो। आप देखते हैं यह वेग 59.3 बड़ा है इससे 4.38 से, इसलिए हमने कहा VE ग्रेटर देन VP, अतः अपने पास बनता है इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहला भाग कंप्लीट होता है। इस तरह से आपका यह पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका दूसरा भाग, आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात आपको निकालना है, वेग का अनुपात। अब देखिए वेग का अनुपात क्या होगा, सुनो। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 को रिवाइज करता हूं क्योंकि आपने लिख लिया है। ठीक है ना, अब अपने पास क्या बनेगा, दोनों का अनुपात आपको यहां पर ज्ञात करना है, जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड भाग बनता है। मैंने कलर का यूज किया, VE अपॉन VP आप लिख सकते हैं। VE का मान आपके पास है 59.3 इंटू 10 की घात 6 बटे 4.38 इंटू 10 की घात 6। इसको सोल्व करेंगे आप, 10 की घात 6 आपस में कट जाता है, और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो लगभग आपके पास बनता है यह अनुपात 13.54। यह आपका आंसर आया। अब इसमें मुझे जल्दी से बताइए आप फटाफट कि यहां मैं मात्रक क्या लिखूं। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से बताइए आप। स्टूडेंट्स यहां मात्रक नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, देखो क्योंकि दोनों वेग है और दोनों समान राशि है। जब दोनों वेग है, दोनों समान राशि के रूप में आपको प्राप्त है, तो इनके मात्रक आपस में कट जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में यह एक मात्रक हीन होगी, यहां कोई मात्रक आपके पास नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात और सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको बताता हूं मैं यहां पर। यह शॉर्ट ट्रिक है आपको, शॉर्ट। देखिए जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है अपने को, तब तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो अपने को निकालनी ही पड़ेगी स्टूडेंट्स, है ना। कंडीशन अपने पास क्या है, जैसे ये सवाल था ना यहाँ पे किसका वेग अधिक होगा, इसका रीजन मैं आपको देता हूं। देखिए आपके पास KE और KP दो बातें थी यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपने निकाली हाफ ME और VE स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको है MP और VP स्क्वायर के रूप में। ठीक है, हमने कहा 1/2 1/2 कर जाता है। बात आती है MEVE स्क्वायर बराबर MP और VP स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि वेग से वेग को तो आपको रिलेटेड करना है एक दूसरे से, तो अपन ये जानते हैं यहां पर यदि अपन इसको एक आदर्श समीकरण के रूप में बनाए ना, तो अपन कह सकते हैं MV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट बन रही है ये समीकरण। ठीक है, या आप इसको यूं बना सकते हो कि V स्क्वायर बराबर हो गया कांस्टेंट बटे M, या आप इसको बना सकते हो कि V बराबर होगा कांस्टेंट बटे √M।
अतः आप कह सकते हो V प्रोपोर्शनल होगा √n। ये पूरी बात इसी पर ही आती है। मैंने बहुत डीप में गया हूं मैं आपको केवल आप क्वेश्चन देखकर कैसे पहचानोगे, ये नीट वालों के लिए विशेष तौर से जो IIT लेवल के जो क्लासें हैं, कंपटीशन लेवल की जो क्लासें हैं, उसके लिए है बात। लेकिन अपने नॉर्मल क्लास के लिए 11th और 12th के लिए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। आप देखो कि यहां पर जो सॉल्यूशन आपका बन रहा है वेग द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती में आप जानते हैं एक राशि घटती है तो दूसरी बढ़ती है, ठीक है ना। जिस कण का द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। अब आप देख लो इनमें से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम है, कौन है? प्रोटॉन? नहीं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। यू मत सोचो सर इसके पास तो 10⁻³ है, इसके पास 10⁻27 है। माइनस की जो घात होती है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो वैल्यू छोटी होती चली जाती है। माइनस के 27 बड़े हैं माइनस के 31 से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका वेग ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोटॉन का वेग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होगा। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि अपने पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही है। अब बताओ आप, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है। न्यूट्रॉन भारी होने के कारण न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से अधिक होगा। इस कारण से न्यूट्रॉन सबसे भारी कण हुआ तो उसका वेग सबसे कम बनेगा। उसके बाद बनता है उससे ज्यादा की ओर प्रोटॉन, और सबसे ज्यादा वेग बनता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से इस सवाल को पूरा लिखिए और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम हमारे अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं अपन। क्या कहता है ये 13वां सवाल को बहुत ध्यान से देखना आप सवाल, क्योंकि बहुत थोड़ा डिफरेंट है, घुमा फिरा रहा है, काफी घुमा फिरा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये कहता है 2 मिलीमीटर त्रिज्या की वर्षा की एक बूंद है, R बराबर दे रखा है 2 मिलीमीटर। आप जानते हैं मिलीमीटर को जब कन्वर्ट करना चाहते हो आप मीटर में, तो आप क्या करेंगे? आप 10⁻³ से गुणा कर दो और ये बदल गया किसमें? मीटर में। ये कहता है कि एक बूंद जो है 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। थोड़ा सा चित्र देखते हैं इसका प्रैक्टिकली। ये मान लेते हैं अपने पास ये तो ऊंचाई है, ये हो जाती है पृथ्वी सतह, है ना, ये हो जाती है ऊंचाई, अपन इसको शॉर्ट में ऊंचाई बोल देते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस अपने पास है वो कितनी है? 500 मीटर है, यहां से लेके और ये यहां तक में, ठीक है। अपन बोल देते हैं h बराबर कितना? 500 मीटर हो जाता है। अभी कहता है कि इस ऊंचाई को आपने आरंभिक ऊंचाई के आधे हिस्से तक, ये आधा हिस्सा बना देते हैं इसका, ये मान लेते हैं अपन एक आधा हिस्सा है और शेष आधा हिस्सा ये है, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में कर देते हैं, इसको एच बोल देते हैं ताकि एच अपने पास उधर आ जाएगा। ये हो जाता है एच बराबर हो जाएगा S/2। ये एच हो गया, ये एच हो गया, कितना हो जाएगा? 500/2 मतलब कि 250 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मतलब कि इसका मान है 250 मीटर, इसका मान है आपके पास 250 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अभी कहता है कि वायु के क्षण प्रतिरोध के कारण घटते त्वरण के साथ नीचे गिरती है और अपनी अधिकतम सीमांत चाल प्राप्त करती है। इसके बाद एक समान चाल से गति करती है। तो वर्षा की बूंद पर इसकी यात्रा के पहले और आधे, मतलब कि पहले इसके भाग के लिए, इसके भाग के लिए कार्य आपको निकालना है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने में 10 मीटर प्रति सेकंड की हो जाती है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान प्रतिरोध बल द्वारा कार्य ज्ञात करो। प्रतिरोध बल द्वारा, प्रतिरोध बल कहां से आएगा? प्रतिरोध बल है वायु के द्वारा जो इस बूंद पर काम, बाकी कहां से आएगी प्रतिरोध बल? भाई जब बूंद नीचे गिर रही है तो प्रतिरोध कहां से होगा उसमें?
प्रतिरोध कहां से बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, आप तो करने नहीं जा रहे वहां पे, ठीक है ना, आप तो नहीं करने जा रहे, लेकिन जो वायु है उसके चारों ओर जो वायु है वही उस पर प्रतिरोध बल डाल रही है। आपको उस प्रतिरोध बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका मान आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहां अपन देखते हैं कि 3 कार्य है अपने पास, जल्दी से बताइए 3 कार्य कौन कौन से हैं आपके पास। देखिए पहला कार्य तो आपके पास बनता है यह, जिसको बना W1, दूसरा कार्य बनता है W2 और तीसरा कार्य जो बनेगा वो है प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य। अपन मैं लिख देता हूं इसमें हवा द्वारा कार्य। 3 कार्य हो गए और इसने आपको एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसने बोल दिया जो वेग है ना, वेग v जो पृथ्वी पर पहुंचने में इसका समय लगता है, वेग लगता है सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो अपना दिमाग अपन लगाएं जल्दी से। तो अपन जानते हैं ये सवाल कौन से टॉपिक के द्वारा सॉल्व होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्योंकि वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। W बराबर डेल्टा के। अब आप कहेंगे सर डेल्टा के कैसे लेके आओगे, भाई K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि बूंद यहां पर है आपके पास, ये बूंद है, तो इसकी जो प्रारंभिक वेग होगा u बराबर 0 बनेगा। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जिसको आप लिख सकते हैं K1 बराबर कितना होगा 0, ये बनी आपके पास K2 जिसका मान बनेगा हाफ mv स्क्वायर के रूप में। ये वैल्यू 0 बनेगी और ये वैल्यू आपको बराबर है। तो अपने यहां पर स्टूडेंट्स क्या और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देखो हमने लिखा कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ध्यान से देखना, पहले तो हमने तीनों कार्य का योग लिया। हमने लिखा पहले प्रथम अर्धभाग में किया कार्य, ठीक है, प्लस शेष अर्धभाग में किया कार्य, ठीक है, और प्लस प्रतिरोध बल द्वारा, प्रतिरोध मतलब हवा द्वारा है ना, ध्यान रखना, प्रतिरोध बल द्वारा कार्य बराबर होगा डेल्टा के, मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए पहला कार्य को अपन लिख दिया W1 प्लस W2, इसको अपन मान लेते हैं W8 जिसका मान आपको ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा मैंने लिख दिया K2 माइनस K1, आप चाहो तो इसको U भी लिख सकते हो, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास कंटिन्यू चलेगी ही सही, ये लीजिए। अब यहां आपने जानते हैं कि u बराबर तो 0 है, अतः अपने पास बनेगा W1 प्लस W2 प्लस WR बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं, क्योंकि कहा इसने गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। आप जानते हैं गुरुत्वीय बल की उपस्थिति में जो कार्य बनेगा वो F इंटू दूरी, और F का मान आपके पास होता है गुरुत्वीय बल mg और इंटू s, ठीक है ना। s मतलब अपने पास है ये h, इसको h लिख देते हैं अपन, h। ऐसे ही इसके लिए बनेगा m g और h। केवल इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार दूरी को आधे आधे भागों में बांट दिया, ठीक है ना। तो अपने पास क्या बनता है, W1 का मान बना mg, पहली ऊंचाई है h, प्लस mg शेष ऊंचाई है h, ये लो, प्लस WR जो कि अपने को निकालना है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। mgh और mgh का मान निकालते हैं। पहले तो अपन m का मान आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो द्रव्यमान निकालते हैं अलग से, ठीक है ना। द्रव्यमान इधर मैंने एक्स्ट्रा निकाला, आपको यह है, आप चाहो तो इसी स्टेप को यहां पर भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपना सॉल्व क्वेश्चन आसानी से होगा, और यदि और भी सवाल इस तरह के दिए गए होंगे तो आप उनको यहां आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को। अपन जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है
फॉर्मूले के रूप में द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। ध्यान देना, एम बराबर आयतन, चूंकि बूंद गोलाकार होती है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब आता है। और घनत्व किसका? पानी का। पानी का घनत्व आपके पास बनता है, जानते हैं आप, 10⁻³ होता है। पानी का जो घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये एक कांस्टेंट राशि होती है, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में मतलब दी होती है, आपको नहीं दी होती है, आपको याद रखें इस चीज को, है ना। चलो अब अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली। आर का मान क्योंकि अपने पास है, बाकी पाई का मान आप जानते ही 3.14 होता है, ठीक है ना, जिसको आप यहां पर रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को अपन यहां रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए एम का मान आपके पास बना 4/3 पाई आर क्यूब। जी एच का मान आपके पास है, एच चलने देते हैं, प्लस एम को भी रख दो आप इससे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और कितना? जी एच प्लस डब्ल्यू आर प्लस हाफ, और यहां हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब और वी स्क्वायर, ठीक है। इसको अपने को यहां पर सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, 4/3 पाई का मान होता है 3.14, आर का मान आपके पास होता है कितना? 2 × 10⁻³ क्यूब। जी का मान हम सुविधा के लिए मान लेते हैं, कितना माने? जी का मान अपन मान लेते हैं 9.8 ही मान लेते हैं, क्योंकि इसने दिया है आपको। और एच आपके पास है 250, केवल ये तो एक भाग आया है आपके पास, प्लस यही भाग रिपीट है। तो आप चाहो तो 2 से गुणा करके लिख दो इसको, या चाहे तो आप दोबारा इसको लिख दीजिए 4/3 पाई का मान आपके पास है कितना? 3.14, आर का मान आपके पास है 2 × 10⁻³ का क्यूब, 9.8 × 250 बराबर 1/2, सॉरी प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अपना छूट गया, प्लस ओमेगा आर बराबर 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। बाद में रखेंगे इसको अपन वी स्क्वायर, या आप चाहो तो रख दो, साथ के साथ ये लोग रख ही देते हैं, पर क्यों लेट करें, सवाल को बढ़ाए। 1/2 4/3 3.14, आर क्यूब का मान आपके पास है, आर क्यूब का मान आपके पास बनता है, चलिए स्टूडेंट्स, 1/2 4/3 3.14, ठीक है। आर क्यूब का मान आपने रखा, आर क्यूब का मान आपको दे रखा है कितना? 2 × 10⁻³ का क्यूब और वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज छूट गई अपने से यहां पर, क्या? जब आप यहां पर वैल्यू रख रहे हो किसकी? एम की, तो आपने ये केवल वैल्यू रखी है किसकी? 4/3 की। 10⁻³ अपने नहीं लिखा, तो मैं इसको स्टूडेंट्स यहां पर मल्टीप्लाई करके 10⁻³ को लिख देता हूं। देखें अपने इधर लिखा नहीं लिखा, हाँ यहाँ पे भी छूट गया अपने पास यह, तो इसको अपन यहाँ क्या करते हैं? इंटू 10⁻³ यहाँ लिख देते हैं, और यहां पर भी छूट गया है, तो अपन ने इसको 10⁻³ लिख दिया। ओके, चलो सॉल्व करते हैं अपन इसको। सॉल्व करने पर काफी बड़ी कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेट करता हूं, जब तक आप भी फटाफट कैलकुलेट करिए इसको। पहले मैं इस भाग को सॉल्व कर रहा हूं, आपके पास कितना बनता है यह भाग, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिए स्टूडेंट। मैं भी आंसर टेली करता हूं कि मेरा आंसर और आपका आंसर क्या सही रहता है क्या। दोनों के आंसर को अपन टेली करते हुए चलते हैं। मैं कैलकुलेटर से जल्दी सॉल्व करता हूं। 0 पॉइंट इसका बनता है 0.082, ये जूल हुआ, प्लस यही आंसर इसका होगा 0.082 प्लस WR जो कि आपको चाहिए। अब उसको सॉल्व करते हैं अपन। उसको सॉल्व करने पर वो आंसर आपके पास बनेगा कितना? सॉल्व करो आप जल्दी से। 0.164 ये बनेगा।
अब इसको सोल्व करते हैं अपना आंसर बनाने के लिए। क्या बनेगा, देखो कलर चेंज कर देते हैं अपन। अपने पास बनता है इन दोनों का योग बनेगा। इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो आपके पास क्या बनेगा, 4 8 दूनी 16 के 6 हासिल के 1.0 और प्लस WR बराबर 0.164। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। और एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स अपने से यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन है ना इसका, ये आपके पास बन रहा है 0.0, एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूं मैं इसको, 0.017 ये बनेगा। तो यहां पर आपके पास वैल्यू बनेगी 0.0017। अतः आपके पास आएगा WR बराबर 0.0017 माइनस 0.164। तो WR बराबर आपको मिलेगा, जब आप इसको से लेस करते हैं घटाते हैं तो माइनस 0.1623 जूल। स्टूडेंट्स ये अपना आंसर बनता है। अब ध्यान दो आप यहां पर माइनस चिन्ह आ रहा है। माइनस चिन्ह आने का कारण क्या है, क्योंकि प्रतिरोध बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है। जैसे वस्तु नीचे गिर रही है तो प्रतिरोध बल क्या कर रहा है, इसकी विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। यहां लिख देता हूं मैं, अतः हम कहेंगे प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास लेसन नंबर 6 के न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 जिसमें हम शेष सवाल, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 23 तक के सवाल की वीडियो हम हमारे पार्ट नंबर 2 में आपको प्रस्तुत करेंगे। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट करिए और जो ट्रिक्स या जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको साथ के साथ भी लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स। वीडियो को आप शेयर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि वह भी इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स।